आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयास सीरीज का लेक्चर 34, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स का जो वर्ड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो आपका क्या है, काइनेसिस। काइनेसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मतलब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट के बारे में जानेंगे तो उस है हम क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब आपकी क्या हो गई कि ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये आपकी ब्रांच किसकी है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की ब्रांच होने के साथ साथ इसके अंदर हम स्टडी किसके बारे में करेंगे, स्टडी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपकी क्या है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में जानेंगे। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, स्पीड के बारे में जानेंगे कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, कितनी मॉडरेट हो रही है, उनके बारे में जानेंगे। तो आपकी कोई भी रिएक्शन होती है तो वो 3 टाइप्स की होती है, या तो बहुत फास्ट होंगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, या कुछ होंगी जो मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होंगी, कुछ एक आपकी कैसी होंगी जो वेरी स्लो होंगी। यदि बात करें तो आपकी रिएक्शन 3 टाइप की है। कौन कौन सी, वेरी फास्ट, कौन सी है, वेरी फास्ट। दूसरी आपकी कैसी है, मॉडरेट। तीसरी आपकी क्या हो गई, स्लो, मतलब वेरी स्लो। तो मॉडरेट जो होंगी जो थोड़ी टाइम में इजीली हो जाती है, वेरी स्लो जो होंगी लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बहुत ही स्लो हो रही है आपकी। यदि वेरी फास्ट की बात करते हैं तो वेरी फास्ट में आपकी कोई भी आयनिक रिएक्शन जो होती है, आयनिक रिएक्शन जो हो रही है वो आपकी क्या है, वेरी फास्ट। मतलब रिएक्ट हुए, आयंस फॉर्मेशन हुआ, दूसरे आयन के साथ रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो आयनिक रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। दूसरी आपकी कौन सी है, मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर जो आपकी कुछ टाइम के बाद होती है, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्मेशन क्या करता है, 2HI। अब ये जो फॉर्मेशन है ये आपकी कैसी है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई तो वो आपकी कैसी है, फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट में आपकी H2+I2 आ गई, या फिर आपकी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइक N2O5। और N2O5 यदि ब्रेक डाउन करता है तो वो किस में टूटता है, NO2+O2। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, NO2+O2। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 to the 4, 2 5 10 और 5O2। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये तो कैसी है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। कुछ एक आपकी कैसी होंगी जो बहुत ही फास्ट होंगी, जिनकी क्या होगी, 10 to the power minus 10 to the power minus 16 सेकंड के अंदर आपकी कोई भी रिएक्शन यदि हो जाती है तो उनको हम क्या मानते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन मानते हैं। तो आयनिक के अंदर आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी आ जाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, आयनिक रिएक्शन हो गई, ये सारी कैसी हैं, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होने वाली रिएक्शन। तो आपकी ये जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी कितनी टाइम के अंदर कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, वो उसका क्या बता देगा, स्पीड बता देगा कि स्लो चेंज हो रहा है या फास्ट चेंज हो रहा है। वो आपका क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और यदि ये आपकी कोई एग्जांपल लेके देखें तो ए आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, बी आपका क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है उसको मैं ग्राफ के थ्रू चेक करते हैं। ये आपका क्या हो गया, टाइम, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन। अब देखो यदि टाइम 0 लेता हूँ, टाइम 0 लिया मतलब आपके t = 0 सेकेंड। अब 0 सेकेंड लिया तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% होगी। तो 100% यदि मैंने यहाँ पे मानी तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब है, 100% है, चाहे 5 ग्राम ले, 3 ग्राम ले, 2 ग्राम ले, वो आपकी क्या होगी, 0 टाइम पर 100% कंसंट्रेशन। अब जितना टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। और आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि टाइम 0 पे प्रोडक्ट आपका क्या था, 0।
क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपके रिएक्टेंट ने रिएक्ट नहीं किया था, और रिएक्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट आपका क्या है, जीरो। जितना आपका टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यदि मैं लिखूं तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये आपका यहाँ पे या तो रिएक्टेंट ले लो या ए ले लो, कोई भी आपका जो भी रिएक्टेंट है वो आपके कंसंट्रेशन, आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट क्या है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब यदि मैंने रिएक्टेंट का लिया तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लेकर आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। माइनस प्लस आपका क्या है कि ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। ये क्या नेगेटिव जो साइन है वो क्या आपको डिनोट करवा रहा है, क्या बता रहा है कि आपका कितना चेंज कंसंट्रेशन किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर कितनी डिक्रीमेंट आ रही है। पॉजिटिव मतलब क्या, कितनी इंक्रीमेंट आ रही है। तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे इंक्रीमेंट को बता रहा है, और ये नेगेटिव साइन ये क्या बता रहा है, डिक्रीमेंट। बट रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। बस आपकी क्या होंगे, रिएक्टेंट नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो क्या है, डिक्रीमेंट, पॉजिटिव साइन जो बता रहा है वो क्या है, इंक्रीमेंट। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी हमारी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय टाइम की बात करें तो T2 माइनस T1, और आगे नेगेटिव साइन इक्वल्स टू प्रोडक्ट की बात करते हैं तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये आपका क्या हो गया, चेंज। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब आपके एक स्टार्टिंग टाइम, इनिशियल टाइम, और एक फाइनल टाइम से इनिशियल से फाइनल में कितना आपका चेंजमेंट आया है रिएक्टेंट के अंदर, इनिशियल से फाइनल में कितना आपका प्रोडक्ट के अंदर चेंजमेंट आया है, उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो दो टाइप की देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, दूसरी किसके बारे में जानेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक तो है आपका एवरेज रेट, दूसरा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट की यदि बात करते हैं तो एवरेज रेट के अंदर जो आपका मेजर होता है वो क्या होता है, जो भी एवरेज रेट के अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर होगा वो क्या होगा, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बात बोल सकते हैं। मतलब इसके अंदर हमारा लॉन्ग इंटरवल रहेगा टाइम का, जिसके अंदर हम मेजर करेंगे किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट। और यदि बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का देखो नेम से ही कंफर्मेशन मिल रहा है, क्या, इंस्टेंट। क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, और स्पेसिफिक पॉइंट की यदि बात करें तो यहाँ पे जो मेजर होगा फॉर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने बात की कि एक पॉइंट के लिए, मतलब एक इंस्टेंट के लिए, स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो भी यदि बात करें तो इंस्टेंट हम जब भी चेक करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तब हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और यदि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, एवरेज रेट। दूसरा पॉइंट, यदि बात करता हूँ एवरेज रेट, तो एवरेज रेट के अंदर जो हम कंसंट्रेशन या टाइम का चेंजमेंट देखेंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। किससे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आप बोलते हो स्मॉल डी, मतलब कितना स्मॉल चेंज आया है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी। तो आपकी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन
यदि एवरेज के लिए लिखता हूँ तो आपका क्या होगा माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे माइनस डेल्टा आर का मतलब क्या है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये आपका क्या है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हमने क्या नाम दिया है एवरेज रेट का नाम दिया है। यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी कोई भी रिएक्शन के लिए, जैसे आपकी जो रिएक्शन थी वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थी, क्या थी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो क्या होगा माइनस स्मॉल डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू प्लस डी पी बाय डी टी। तो ये आपका किसके लिए आ गया इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन काउंट होगी वो मेजर होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। तो ये आपकी दो रेट ऑफ रिएक्शन थी। अब देखो मैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू करके बताता हूँ कि यदि मैं कोई केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, लेट्स सपोज A प्लस B गिव्स C प्लस D, इसकी ये आपकी क्या लिख रहे हैं ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये आपकी क्या है स्टोक्योमेट्री, क्या है स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट, क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की यदि बात करें तो यहाँ पे अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब ये दोनों आपके क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, ये आपकी क्या है प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है तो मतलब आपका नेगेटिव साइन आएगा, मतलब रिएक्टेंट मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान से लिखना नेगेटिव साइन माइनस डी ए बाई डी टी। और ये साथ में स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री कहाँ पे डिनोट होगी डिनोमिनेटर में, कहाँ पे लगेगी डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए भी क्या होगी माइनस वन बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और वन बाय स्मॉल सी इक्वल्स टू वन बाय स्मॉल डी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। तो ये आपकी क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसको हमें ऐसे डिनोट करना होगा, जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगी वो उसकी डिनोमिनेटर में डिनोट करनी होगी। जैसे आप रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। मैंने कोई रिएक्शन ली, जब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, देन फॉर्मेशन क्या कर रहा है अमोनिया की फॉर्मेशन, तो ये आपकी क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद ही हम क्या लिखेंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ तो ये आपका क्या है रिएक्टेंट, हाइड्रोजन भी क्या है रिएक्टेंट, NH3 आपका क्या हो गया प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो सबसे पहले क्या लगा दिए नेगेटिव साइन डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। नाइट्रोजन पे स्टोक्योमेट्री कितनी 1, तो 1 बाई 1 इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्या है डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन होगी और साथ में क्या लगेगा नेगेटिव साइन। अब इसकी स्टोक्योमेट्री कितनी है 3, तो 1 बाई 3। ये मत भूलना स्टोक्योमेट्री लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टोक्योमेट्री कितनी 1 बाई 2। अब ये प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको अमोनिया की फॉर्मेशन दे देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम दे देंगे, या फिर हाइड्रोजन का डिक्रीमेंट दे देंगे या नाइट्रोजन का डिक्रीमेंट दे देंगे। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कह देंगे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन नाइट्रोजन की डिक्रीमेंट कितना है, हाइड्रोजन का बताइए कितना हाइड्रोजन यूज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन आपका रेट ऑफ रिएक्शन में यूज हो रहा है, उससे किससे बताएंगे इस रिएक्शन से, मतलब आपकी इस इक्वेशन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसी भी रिएक्शन के लिए लिखें तो जैसे मैं एक और के लिए लिखता हूँ H2 प्लस I2 gives 2HI
तो 2HI के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T, बट स्टोइकियोमेट्री 1/2। तो ये आपकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। एक और करके देख लेते हैं। आपने अभी एक N2O5 का डिकम्पोजिशन देखा था। N2O5 का डिकम्पोजिशन देखा था, कैसे था, 2N2O5 टूट रहा था किसके अंदर, NO2 प्लस O2 के अंदर। तो आपका कितना हो गया, 5 to 10, 2 to 4, 3 to 6, 3 O2। यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, कितने हो गए ऑक्सीजन 10, और नाइट्रोजन कितने हो गए 4। नाइट्रोजन कितने हैं 4 NO2 प्लस O2, ये आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यदि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, माइनस साइन किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए, 1/2 इसका स्टोइकियोमेट्री डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए लिख दिया, इक्वल्स टू 1/4। ये कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। तो ये आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कई बार 2 पॉइंट और भी पूछ लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और दूसरा एक और पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या आ जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस की बात करते हैं तो डिसअपीयरेंस का देखो नेम से कंफर्मेशन मिल रही है, डिसअपीयर हो रहा है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है मतलब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता चला जा रहा है। और अपीयर क्या होगा, प्रोडक्ट, अपीयर क्या होगा, प्रोडक्ट। डिसअपीयर कौन होगा, रिएक्टेंट, डिसअपीयर कौन होगा, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कह दें, हमें किसके लिए लिखना है, N2O5 के लिए लिखना है, पेपर में आ जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताएं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं होता, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, 1/2 आपकी यूज नहीं होगा। और अपीयरेंस में यदि बात करें तो अपीयरेंस ऑफ किसका चेक कर रहे हैं, NO2 का चेक कर रहे हैं। तो NO2 का जो होगा अपीयरेंस वो क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के अंदर बस ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं होती है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो सकता है डिसअपीयरेंस के लिए भी, अपीयरेंस के लिए भी। तो ये आपकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब आपके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब देखो फैक्टर्स की यदि मैं बात करता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, कि कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। तो सबसे पहला यदि मैं पॉइंट की बात करता हूं तो कंसंट्रेशन की बात करता हूं, इसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर लें सबसे पहले। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जितनी आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, जैसे आपने ये कहा A gives to B, अब यदि मैं A की कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊंगा तो उतनी B की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। तो जितना मैं आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक था 5 ग्राम, 5 ग्राम रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बन गया तो वहां पे रुक जाएगी। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो 5 ग्राम के साथ में मैंने और भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन और चलती रहेगी। तो मतलब आपकी ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब जितनी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी।
जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा यदि मैं पॉइंट बात करता हूँ, जैसे मैंने लिया कौन सा, सरफेस एरिया, क्या लिया, सरफेस एरिया। अब जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, एक सरफेस ये है और एक मैंने उसी सरफेस को कई भागों में बांट दिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मतलब आपका जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब जितना सरफेस एरिया आप किसी भी रिएक्शन के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा हाइड्रोजनेशन, जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजनेशन में, आपने देखा होगा एल्कीन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की यदि मैं बात करूं, तो एल्कीन आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, लिखा आता है फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड मतलब उसमें आपका सरफेस एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जितना पाउडर फॉर्म कर दोगे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी, फास्ट। मतलब आपका एल्केन बनाने की जो आपकी रिएक्शन थी वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम वगैरह यूज करते हैं, निकल, रेने निकल यूज करते हैं, तो उसमें क्या कर रहा है, वो रिएक्शन को फास्ट करवा रहा है। तो आपके जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थर्ड यदि बात करता हूँ टेम्परेचर की, किसकी, टेम्परेचर की। अब यदि टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो मतलब टेम्परेचर भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। और ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि टेम्परेचर यदि मैं क्या करता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूँ, मतलब जितना टेम्परेचर था उसमें 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। अब जितना 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मेनली डबल और ट्रिपल हो जाएगी। तो मोस्टली आपकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यदि 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रिएक्शन की रेट आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फोर्थ यदि बात करते हैं एक्सपोजर, चलो यही बात कर लेते हैं, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर मतलब प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन की यदि बात करते हैं, मतलब आपकी जितनी रेडिएशन होगी, मतलब लाइट जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगी, इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रही है, इंक्रीज। तो मतलब जितनी रेडिएशन ज्यादा गिरेंगी, एक्सपोज होंगी, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो आपका एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन भी क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। फिफ्थ पॉइंट यदि बात करते हैं तो आपका हम कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसकी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर रिएक्टेंट का कैसा है, रिएक्टेंट आपका आयनिक है या कोवलेंट है। तो आयनिक की यदि बात करता हूं तो आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं जल्दी ब्रेक डाउन होंगे, और जल्दी ब्रेक डाउन होंगे तो रिएक्शन भी फास्ट करेंगे। तो आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। किसकी बजाय, कोवलेंट रिएक्टेंट की बजाय। कोवलेंट रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने में आपको टाइम लगेगा, जबकि आपकी आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो नेचर रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये आपके क्या थे, कुछ एक फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेजेंस, हाँ साथ में एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया। एक साथ में एक और पॉइंट आ जाता है कि आपके कैटालिस्ट के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट कौन सा है, कैटालिस्ट। मतलब कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट की यदि प्रेजेंस होती है तो कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैटालिस्ट भी आपका क्या कर रहा है, यदि कैटालिस्ट ऐड हुआ रिएक्शन के अंदर, कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। कैटालिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो जैसे आपने ह्यूमन बींग्स के अंदर एंजाइम्स वगैरह देखे होंगे, तो वो क्या है, बायो कैटालिस्ट का ही तो काम कर रहे हैं, आपकी रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं।
मतलब कोई भी अलग अलग एंजाइम है, अलग अलग वर्क करते हैं, तो आपका जैसे पेप्सिन वगैरह है, रेनिन वगैरह है, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, पेप्सिन डाइजेशन का काम कर रहे हैं। अब वो जो कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट, वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, मतलब एक सिंपली धीरे धीरे डाइजेस्ट होता फूड, अब पेप्सिन के आने से वो आपका फूड क्या हो रहा है, फास्ट डाइजेस्ट हो रहा है, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे किसके, आपके रेट ऑफ रिएक्शन के, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। कंसंट्रेशन है, सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर। अब बात करते हैं रेट लॉ के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे, रेट लॉ। अब जो बात कर रहे हैं हम किसके ऊपर आ गए, रेट लॉ। पर रेट लॉ पढ़ने से पहले हम यदि बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये 11th में है लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो देखते हैं, जो भी आपका रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी हमने पढ़ा भी था कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे मैंने आपने कोई रिएक्शन ली, A + B gives C, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, तो एक कंसंट्रेशन A के ऊपर भी डिपेंड करता है और साथ में B के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन यदि आप क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब यदि पूछ लिया जाए रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनको मैं क्या कर दूं, यूनिटी मतलब 1 कर दूं, तो यूनिटी 1 कर दूंगा तो के किसके बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। मतलब मैंने आपकी ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो यही आपकी क्या बन जाती है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो बात करते हैं, तो A + B बना क्या था, C। इसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी A + B और ये C, तो हम क्या कहते थे कि आपकी जो कंसंट्रेशन रहती है उन्हीं की ही वो क्या रहती है, स्टोइकियोमेट्री रहती है। बट हमने क्या देखा कि रिएक्शन के अंदर देखा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ कहता है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है किसके, कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट आपकी वो जो पावर रहती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब आपकी वो जो पावर होंगी वो किसी अलग एलिमेंट्री रिएक्शन की कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A × B X एंड Y। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा, K × A की पावर X B की पावर Y। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया वो A की पावर X B की पावर Y। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, X एंड Y। तो ये जो X एंड Y का सम होता है इसी को ये हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या हो गया कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड व्हिच टर्म्स, ये जो आपकी पावर है वो पावर कौन सी होगी, आपके एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पे पॉइंट आया, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दूसरी एक और भी होती है, कौन सी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है
वो आपकी क्या होगी, एक जो स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाए, मतलब यदि मैंने एक स्टेप के अंदर कोई रिएक्शन कर दी तो वो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब आपकी कोई भी रिएक्शन यदि वन स्टेप के अंदर हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री। अब यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिएक्शन अकर इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है, मतलब A प्लस बी गिव्स C बनाना है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रही है, AB, और AB प्लस D गिव्स क्या बन रहा है, C। तो मतलब आपका पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, मोर देन वन स्टेप हो गया। तो हमने इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ये एक स्टेप था, इसको एलिमेंट्री कहेंगे, ये एक स्टेप है, इसको एलिमेंट्री। ये दोनों आपकी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर उस पर डिपेंड करेगी जो आपका क्या रहेगा, स्लोएस्ट स्टेप। क्या रहेगा, स्लोएस्ट स्टेप। और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इनमें से वही आपका क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। तभी हम क्या कहते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को ही इसीलिए हम क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, और स्लोएस्ट स्टेप ही आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे हमने जो कहा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है कंसंट्रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, बट साथ में ये जो पावर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वो आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो वो ये जो x और y है वो डिपेंड करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आपकी रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप में हो रही है या कॉम्प्लेक्स स्टेप में हो रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और रेट कांस्टेंट की यदि मैं बात करूं और आपका रेट ऑफ रिएक्शन की यदि बात कर ले पहले, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, हमने क्या कहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या कहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट आती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो वो आपकी क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब मैं रेट कांस्टेंट की यदि यूनिट निकालना चाहूँ तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये देखिए। अब आपने ये लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, k इंटू में a की पावर x और b की पावर y, कुछ भी हो सकती है। वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपका यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए कंसंट्रेशन, ए आपकी क्या है, ए बी क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन वो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो मतलब ये आपके क्या थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही तो कहा था कि x प्लस वाई आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 1 2 3 फ्रैक्शनल वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि मैंने लिखा 0 तो कंसंट्रेशन की पावर 0, तो वैल्यू क्या हो गई 1। किसी की पावर 0 आती है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, ये क्या है 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड। हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। यदि मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है यहाँ पे 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के। कंसंट्रेशन की पावर अब की बार कितनी आएगी 1। कंसंट्रेशन की पावर कितनी आई 1। और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आपकी जो यूनिट आएगी अब की बार रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, तो के की यूनिट क्या आई, सेकंड इनवर्स। के की यूनिट क्या आई, सेकंड इनवर्स। अब थर्ड बात करते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया थर्ड, जैसे यही ले लिया सेकंड ऑर्डर, क्या लिया सेकंड ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो यहाँ पे यदि मैं रिएक्शन लिखूं तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के इंटू में कंसंट्रेशन की पावर अब की बार कितनी हो जाएगी 2, और कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, आपने लिखा है मोल पर लीटर की पावर 2, और यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोल पर लीटर का क्या हो गया स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड आ गया, इनटू में मोल का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो मोल पर लीटर इनटू में मोल पर लीटर। ऐसे आराम से इजीली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। तो इसकी जो यूनिट बनी वो क्या यूनिट बनी, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी किसके लिए आ गई, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो nth ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं कि n वैल्यू के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसके लिए आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय सेकेंड, 1 माइनस n। अब देखो पुट करके देख लो, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में आपका क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो आपकी के की यूनिट यही तो आई थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या यही यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो के आपका क्या हो गया, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 हो गया किसी की पावर 0, मतलब वैल्यू क्या हो गई 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। क्या आई, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर की यदि बात करें तो सेकेंड ऑर्डर में भी आप पुट कर सकते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 कितनी होगी, मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल इनवर्स लीटर माइनस माइनस प्लस 1 सेकेंड इनवर्स। क्या यही यूनिट है, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी क्या हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। तो हम इससे रेट कांस्टेंट की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।